ये कहानी एक ऐसे खौफनाक काले साए की है जो रुबेका और मार्टिन के परिवार से जुड़ा है और दशकों से उनके परिवार के सदस्यों को रहस्यमय तरीके से खत्म करता हुआ आ रहा है। और इस साए की सबसे बड़ी ताकत अंधेरा है, जिसमें वो लोगों को मारता है। इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे रुबेका और मार्टिन इस साए के ओरिजिन का पता लगाएंगे। पर उससे पहले दोस्तों, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। कहानी की शुरुआत में रात के अंधेरे में हमें एक टेक्सटाइल फैक्ट्री को दिखाया जाता है, जहां पर हम उस फैक्ट्री के ऑनर पॉल को देखते हैं, जो अपने बेटे मार्टिन से वीडियो कॉल पर बात कर रहा था। मार्टिन अपने डैड को कहता है कि मॉम की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। वो हमेशा अपने आप से बातें करती हैं। आप जल्दी घर आ जाइए। पॉल अपने बेटे से कहता है, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी मॉम के लिए कुछ करता हूँ और मैं जल्दी घर पहुँच जाऊँगा। कॉल कट हो जाती है। तभी पॉल के पीछे से उसकी असिस्टेंट एस्टर आती है। वो कहती है, अगर कुछ काम ना हो तो मैं सब एम्प्लॉयज़ को घर भेज दूँ। पॉल कहता है, हाँ तुम सबको घर भेज दो और ऑफिस बंद कर दो, मुझे अभी कुछ काम है। उसकी असिस्टेंट एक स्टोर रूम में जाती है और जब वहाँ की लाइट बंद करती है तो सामने उसे एक साया दिखता है। वो डर कर दोबारा लाइट जला देती है और जब लाइट जलती है तो वहाँ कोई भी नहीं होता। उसे लगता है ये उसका भ्रम था, इसलिए वो एक बार फिर से लाइट बंद करती है और जैसे ही वो लाइट बंद करती है वो साया वहीं पर होता है। और वो ऐसा 2-3 बार करती है और हर बार लाइट बंद करने पर उसे वो साया दिखता है। और जब वो आखिरी बार लाइट बंद करती है तो वो साया उसके बहुत नज़दीक आ जाता है। एस्टर डर जाती है और भागते हुए पॉल के पास आती है। पॉल फ़ोन पर बात कर रहा होता है, वो बिज़ी होता है। वो पॉल को बताती है कि मैंने स्टोर रूम में कुछ देखा है। पॉल कहता है, क्या मतलब, तुमने क्या देखा है? एस्टर कहती है, पता नहीं, वो अचानक गायब हो गया। पॉल उसकी बात पर ध्यान नहीं देता और उसे जाने के लिए कहता है। एस्टर जाने से पहले पॉल को कहती है, आप अपना ध्यान रखना, और वो वहाँ से चली जाती है। अब कुछ देर बाद पॉल अपने केबिन से बाहर आता है। वो देखता है कि कॉरिडोर पर कोई बैठा हुआ है। वो सोचता है कि ये उसकी असिस्टेंट एस्टर है। वो उसे आवाज़ देता है और तभी वो साया खड़ा होता है जिसके पंजे बहुत लंबे हैं। पॉल समझ जाता है कि उसकी असिस्टेंट जो भी कह रही थी वो सच है। तभी अचानक से वो साया उसके बहुत नज़दीक आ जाता है, इसलिए पॉल डर जाता है और अपने केबिन की तरफ भागता है। पर वो साया उस पर अटैक कर देता है और पॉल गिर जाता है। पर जब वो खड़ा होता है तो उसके पैर जख्मी होता है और वो साया बिल्कुल उसके सामने खड़ा होता है। फिर भी वो भागते हुए अपने केबिन में चला जाता है, जहाँ पर रोशनी होती है। और अगले ही पल केबिन के बाहर की सारी लाइटें बंद हो जाती हैं और कुछ देर बाद पॉल के केबिन की भी लाइट बंद हो जाती है और वो साया पॉल को पीछे की तरफ खींच के उसे मार देता है। अब पॉल की मृत्यु कुछ दिनों बाद उसके बेटे मार्टिन को दिखाया जाता है, जो घर में अपने बेड पर सेमा हुआ बैठा होता है। मार्टिन को बाहर से कुछ आवाज़ें आती हैं और जब वो अपनी मॉम के कमरे में जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर कोई भी नहीं होता। उसकी मॉम किसी से बात ही कर रही होती हैं। मार्टिन की मॉम कहती है, क्या हमने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया? ये सुनकर मार्टिन पूरी तरह से हैरान होता है, क्योंकि वहाँ उसे कोई भी नहीं दिखता। मार्टिन वापस अपने कमरे में जाने लगता है और जब वो पीछे अपनी मॉम के कमरे की तरफ देखता है तभी उसे वहाँ पर एक बहुत बड़ा साया दिखता है। मार्टिन ये देखकर पूरी तरह से डर जाता है। वो अपने कमरे में जाकर अंदर से दरवाज़ा बंद करके अपने बेड पर सेमा हुआ बैठ जाता है और तभी दरवाजे के नीचे से दिखाया जाता है कि बाहर की लाइट बंद हो जाती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर उसका दरवाज़ा भी कोई खोलने की कोशिश करता है। मार्टिन पूरी रात सहमा इसी तरह बैठा रहता है, इसलिए अगले दिन स्कूल में जाते ही वो सो जाता है। उसकी टीचर उसकी सौतेली बहन रुबेका को बुलाती हैं, क्योंकि उसकी मॉम से कांटेक्ट नहीं होता। दरअसल रुबेका और मार्टिन की मॉम एक ही हैं, लेकिन उनके डैड अलग अलग थे। चाइल्ड वेलफेयर वाले रुबेका से बहुत तरह के सवाल करती है, जो रुबेका को बहुत अजीब लगता है। वो पूछती है कि मेरा भाई ठीक तो है ना? तब चाइल्ड वेलफेयर वाली रुबेका को बताती है कि मार्टिन स्कूल आते ही सो गया था और इसने हफ्ते में ऐसा तीसरी बार किया है। सब कुछ ठीक तो है ना? उसकी बहन बताती है कि मैं अपनी मॉम के साथ नहीं रहती, उन्हें डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, जिसके लिए उनका इलाज भी चल रहा है। दरअसल रुबेका ने बहुत सालों पहले ही घर छोड़ दिया था। अब वो अपने छोटे भाई मार्टिन को घर वापस लेकर आती है और वो मार्टिन से पूछती है, क्या मॉम से कोई मिलता है? मार्टिन कहता है, हाँ कोई मिलता तो है, उसका नाम डायना है। और यहाँ पर पहली बार उस काले साए का नाम रेवेल होता है, जो कि डायना है। अब ये नाम सुनकर वो पूरी तरह से हैरान हो जाती है, जैसे कि इस नाम से वो पहले से ही वाकिफ है। ये सुनने के बाद रुबेका मार्टिन को समझाती है कि बचपन में मॉम ने मेरे साथ भी यही किया था, पर डायना जैसी कोई चीज़ नहीं है, ना ही तुम्हें उससे डरने की ज़रूरत है। इसके बाद घर में जाते ही रुबेका का अपनी मॉम से झगड़ा हो जाता है
और वहाँ मार्टिन अपने कमरे में जाकर अपना सामान पैक करके जब बाहर निकल रहा होता है तो वो देखता है कि वहाँ पर एक दरवाज़ा खुला होता है। और जब वो उस दरवाजे के अंदर झांकने की कोशिश करता है तो कोई अंदर से दरवाज़ा बंद कर देता है और दरवाजे के पीछे उसे एक बहुत बड़ा साया दिखता है। इसके बाद रेबेका मार्टिन को अपने घर ले आती है। रात को सोते वक्त जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि मार्टिन बिस्तर पे नहीं था, बल्कि दरवाजे के पास रेबेका को कोई बैठा हुआ दिखता है जो कुछ खुरच रहा होता है। रेबेका लाइट जलाने की कोशिश करती है लेकिन उसके पास जो लैंप था वो नहीं चलता, पर बाहर से साइन बोर्ड की लाल कलर की लाइट अंदर आ रही होती है जो जलती और बुझती है। और जैसे ही वो जलती वो देखती है कि वहाँ कोई भी नहीं होता। और जब वो लाइट बुझती है तो एक बार फिर से वहाँ उसे वो साया दिखता है। इसके बाद लाइट बंद होती है, वो साया उस पर हमला करता है, लेकिन इससे पहले कि साया उस तक पहुँचता एक बार फिर से लाइट जल जाती है। रेबेका समझ जाती है कि ये साया लाइट में उसे कुछ नहीं कर सकता। वो भागकर दरवाजे के पास जाती है और लाइट जला देती है, जिस वजह से साया वहाँ से गायब हो जाता है। रेबेका पूरी तरह से डर चुकी है। वो वॉशरूम में जाती है और वो देखती है बाथ टब के अंदर उसका भाई मार्टिन सो रहा है, जिसने अपने हाथों में जलती हुई टॉर्च पकड़ी हुई है। वो समझ जाती है कि मॉम के घर में कोई ना कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगली सुबह वहाँ चाइल्ड वेलफेयर वाली आती है जो मार्टिन को अपने साथ लेकर चली जाती है, क्योंकि रेबेका उसकी लीगल गार्डियन नहीं है, वो उसकी मॉम सोफी है। मार्टिन के जाने के बाद रेबेका दरवाजे के पास जाती है जहाँ पर रात को वो साया बैठा था। वो देखती है कि लकड़ी के फर्श पर खुरचकर कुछ लिखा होता है और जब वो उस नाम को पढ़ती है तो वो डायना होता है। और अब वो समझ जाती है कि डायना कोई कल्पना नहीं है बल्कि सचमुच एक अंधेरे का साया है। अब रेबेका अपने बॉयफ्रेंड के साथ अपनी मॉम के घर जाती है और उसकी मॉम घर पर नहीं होती। रेबेका अपने बॉयफ्रेंड को कहती है कि वो यहीं रुककर नजर रखे, अगर उसकी मॉम आए तो वो उसे इन्फॉर्म कर दे। और तभी रेबेका ऊपर जाती है। उसे दीवार पर एक फ़ोटो दिखती है जो उसकी मॉम की बचपन की फ़ोटो है और उसी फोटो में उसकी मॉम के साथ एक लड़की खड़ी होती है जिसका चेहरा बालों से छुपा होता है, साथ ही साथ उसने हाथ में छाता पकड़ा होता है। उसी फोटो के पीछे उसकी मॉम सोफी और डायना का भी नाम लिखा होता है। इसके बाद वो अपनी मॉम का सामान चेक करती है जहाँ पर उसे अपनी मॉम की कुछ मेडिकल रिपोर्ट मिलती हैं, जिससे उसे पता चलता है कि बचपन में उसकी मॉम एक मेंटल हॉस्पिटल में थी जहाँ पर उसकी मॉम के साथ एक लड़की थी जिसका नाम डायना था। डायना बहुत ज़्यादा अग्रेसिव थी, उसका सोफी के अलावा कोई भी दोस्त नहीं था, साथ ही साथ उसे अजीब तरह की स्किन की बीमारी थी जिसकी वजह से वो धूप या रोशनी में नहीं जा सकती थी। और जब डॉक्टर हॉस्पिटल में डायना की स्किन पर एक एक्सपेरिमेंट सर्जरी कर रहे थे तो उसकी मौत हो गई थी, यानी कि डायना कई साल पहले ही मर चुकी है। ये सब जानने के बाद रेबेका पूरी तरह से हैरान हो जाती है और तभी कमरे का दरवाज़ा बंद हो जाता है और डायना यानी कि वो साया उसके ऊपर हमला करता है और उसे मारने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन तभी उसका बॉयफ्रेंड आ जाता है और ये दोनों के दोनों सबूत लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद मार्टिन अपनी मॉम के साथ आता है। वो अपनी मॉम से पूछता है कि आपने दवाई ली है। उसकी मॉम कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे पता है मैं तुम्हारे साथ ज़्यादा वक्त नहीं बिता पाई, लेकिन आज हम तीनों अच्छा वक्त बिताएंगे। ये सुनकर मार्टिन पूरी तरह से घबरा जाता है। वो अपनी मॉम से कहता है मॉम क्या ये नहीं हो सकता कि आज रात सिर्फ आप और मैं हूँ। उसकी मॉम कहती है देखते हैं। इसके बाद ये दोनों रात को टीवी देख रहे होते हैं और तभी मार्टिन की मॉम लाइट बंद कर देती हैं। ये देखकर मार्टिन बहुत डरने लगता है। उसकी मॉम उसे शांत करने की कोशिश करती हैं। वो कहती हैं मैं आज तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगी। बचपन में मेरी एक दोस्त हुआ करती थी, वो सबसे अलग थी। बाद में ऐसी खबरें फैली कि वो मर चुकी है, लेकिन वो सारी खबरें झूठी थी। वो आज भी जिंदा है। मैंने उसे बहुत सालों पहले अकेला छोड़ दिया था, पर अब मैं ऐसा नहीं कर सकती। और तभी पीछे से डायना का साया धीरे धीरे आकर सोफे पर बैठ जाता है। मार्टिन उसे देखकर बहुत डर जाता है और लाइट जलाने के लिए भागता है। डायना उसके पीछे जाना चाहती थी पर मार्टिन की माँ उसे रोक देती है, इसलिए डायना मार्टिन की मॉम को भी मारती है। और इससे पहले मार्टिन तक पहुंचती मार्टिन यहाँ पर वो लाइट जला देता है, जिसकी वजह से डायना यहाँ से गायब हो जाती है। मार्टिन भागकर यहाँ से अपनी बहन रेबेका के घर चला जाता है। वो सब बताता है कि हालात अब बिगड़ते जा रहे हैं और मार्टिन कहता है शायद तुम मुझ पर विश्वास नहीं करोगी, और डायना सच में है, उसने मेरे बालों को छुआ। रेबेका कहती है मुझे तुम पर यकीन है, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। उस वक्त मैं कुछ समझ नहीं पाई थी, पर अब मुझे सब कुछ समझ आ गया है। रेबेका मार्टिन को डायना के उन हॉस्पिटल रिकॉर्ड के बारे में बताती है जो उसे उसकी मॉम के ऑफिस में मिले थे। वो कहती है बचपन में डायना हॉस्पिटल वालों को एक कमरे में मिली थी जहाँ पर उसके पिता की डेड बॉडी भी थी। उसके पिता ने सुसाइड किया था। उसे स्किन की एक अजीब सी बीमारी थी
कहा जाता था कि वो दूसरों के दिमाग में घुसकर उसे पूरी तरह कंट्रोल कर लेती थी और इसी तरह से बचपन में उसने हमारी मॉम के दिमाग को कंट्रोल कर लिया, उन्हें यकीन दिलाया कि वो उनकी सबसे अच्छी दोस्त है। जिसके बाद इलाज के दौरान एक एक्सपेरिमेंट में ही उसकी मौत हो गई। ये सुनकर मार्टिन पूरी तरह से हैरान हो जाता है। वो कहता है अगर वो मर चुकी है तो हमारे घर में कौन है। रुबेका कहती है शायद वो हमारी मॉम के दिमाग से जुड़ी है। जब भी उनकी दिमागी हालत कमजोर होती है तभी डायना आती है। हमें उन्हें उनकी दवाइयाँ देना होगी ताकि वो पूरी तरह से ठीक हो जाएं और डायना का वजूद हमेशा के लिए खत्म हो जाए। मार्टिन कहता है ऐसा नहीं हो सकता, डायना कभी भी ऐसा नहीं होने देगी। मेरे पिता भी यही करना चाहते थे और डायना ने उन्हें मार दिया। तभी बाहर से कोई दरवाज़ा नॉक करता है और रुबेका को लगता है कि उसका बॉयफ्रेंड है, पर जब वो दरवाज़ा खोलती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता और तभी उन्हें घर की अलमारी से एक आवाज़ आती है। रुबेका अलमारी की तरफ बढ़ती है और उसे खोलकर देखती है पर उसमें कोई भी नहीं होता। पर तभी बेड के नीचे से उसके भाई मार्टिन को कोई खींच लेता है। रुबेका उसके हाथ पकड़ लेती है और बड़ी मुश्किल से उसे बाहर खींच पाती है। इसके बाद रुबेका, उसका भाई मार्टिन और रुबेका का बॉयफ्रेंड, ये तीनों के तीनों रुबेका की मॉम से मिलने उनके घर पर जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि आप हमें डायना के बारे में कुछ बताएंगी। सोफी पहले तो अलग ही तरह से बिहेव करती है और फिर डायना के अस्तित्व को पूरी तरह से नकार देती है। पर जब रुबेका उसे उसकी मॉम और डायना के बचपन की फोटो दिखाती है तो वो एक्सेप्ट कर लेती है। रुबेका उन्हें बताती है कि डायना मर चुकी है, पर उसकी मॉम इस बात पर यकीन नहीं करती। वो कहती है तुम ये सब इसलिए कर रही हो ताकि तुम मार्टिन को मुझसे अलग कर सको, और ये कहकर वो अपने कमरे में चली जाती हैं। रुबेका अपने भाई मार्टिन से कहती है कि तुम यहाँ सुरक्षित नहीं हो और वो उसे यहाँ से अपने साथ अपने घर चलने के लिए कहती है, पर मार्टिन उसके साथ आने से मना कर देता है। वो कहता है कि मॉम को हमारी ज़रूरत है और वैसे भी हम कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। और तभी रुबेका, मार्टिन और रुबेका का बॉयफ्रेंड ये तीनों तय करते हैं कि रात को ये यहीं रुकेंगे। ये यहाँ पर लाइट की जितनी भी चीज़ें होती हैं सबको ऑन कर उस पर टैप लगा देते हैं ताकि कोई भी उसे ऑफ ना कर सके। साथ ही साथ बहुत सारे कैंडल्स भी इकट्ठा कर लेते हैं ताकि ये घर में जितना चाहे उतना उजाला कर सकें। रुबेका अपनी मॉम से मिलने जाती है। वो कहती है आज रात को मैं यहीं रुकूंगी। रुबेका की मॉम कहीं ना कहीं उससे बहुत प्यार करती हैं। वो उसे अपने गला लगा लेती हैं और उसके हाथ में कुछ देती हैं। इसके बाद ऐसा लगता है कि अंदर से उसकी मॉम को किसी चीज़ ने खींच लिया और बाहर खड़ी रुबेका अपने हाथ में देखती है जहाँ पर कागज़ का एक टुकड़ा होता है। उसमें उसकी मॉम ने लिखा होता है आई नीड हेल्प। यानी उसकी मॉम को भी कहीं ना कहीं एहसास हो गया था कि डायना के बारे में जो भी उसकी बेटी कह रही थी वो सच है और वो खुद भी उससे परेशान थी। इसके बाद रुबेका अपनी मॉम की दिमागी गोलियों को ढूंढने के लिए वॉशरूम में जाती हैं, लेकिन उसे नहीं मिलती। वो वापस मार्टिन के पास आकर सो जाती है। रात को जब उसकी आँख खुलती है तो पूरे घर में अंधेरा होता है, यानी कि घर की लाइट जा चुकी है। उसके पास सिर्फ एक कैंडल जल रही होती है। रुबेका इमरजेंसी लाइट ऑन करके बाहर हॉल में अपने बॉयफ्रेंड को देखने के लिए जाती है, पर वो वहाँ नहीं होता। अब रुबेका बेसमेंट में जाती है ताकि वो मेन स्विच ऑन करके पूरे घर की लाइट को ऑन कर सके। हालांकि वो स्विच को ऑन भी करती है पर फिर भी लाइट नहीं आती। वहीं घर के बाहर दिखाया जाता है कि रुबेका का बॉयफ्रेंड भी देखने के लिए गया है कि लाइट क्यों चली गई। वहीं पर मार्टिन की भी आंख खुलती है। वो देखता है कि उसके पास रुबेका नहीं है। घर की लाइट भी पूरी तरह से ऑफ है। वो कैंडल उठाकर कमरे से बाहर आने लगता है और तभी डायना मार्टिन पर अटैक कर देती है। उसे जमीन पर खसेड़ने लगती है, पर मार्टिन के पास कैंडल होती है इसलिए वो उससे नुकसान नहीं पहुंचा पाती और मार्टिन अब किसी तरह बेसमेंट में पहुंच जाता है जहां पर रुबेका होती है। और तभी डायना बेसमेंट का दरवाजा बंद कर देती है। अब वो दोनों यहाँ पर फंस चुके थे। रुबेका अपनी बॉयफ्रेंड का नाम जोर जोर से चिल्लाने लगती है ताकि वो दरवाज़ा खोल सके। वो उसकी आवाज़ को सुन लेता है और अंदर आकर दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है, पर तभी उसे सामने डायना का साया दिखता है। डायना उस पर हमला कर देती है, लेकिन बार बार वो लाइट जलाकर अपनी जान बचा लेता है और फाइनली डायना उसे अपने हाथों पर उठा लेती है। और इससे पहले वो उसे जमीन पर पटकती, रुबेका के बॉयफ्रेंड के हाथ में उसकी गाड़ी का रिमोट होता है। वो बटन दबाकर गाड़ी की लाइट चला देता है। रोशनी होने की वजह से डायना गायब हो जाती है और रुबेका का बॉयफ्रेंड गाड़ी लेकर इस जगह से निकल जाता है। वहीं बेसमेंट में जब रुबेका और मार्टिन गाड़ी की आवाज़ सुनते हैं तो पूरी तरह से हताश हो जाते हैं, क्योंकि वो समझ जाते हैं कि उनकी आखिरी उम्मीद है वो भी यहाँ से जा चुकी है। मार्टिन रुबेका को बताता है तुम्हारे पास जो इमरजेंसी लाइट है उसकी बैटरी बहुत देर तक नहीं चलती, इसलिए दोनों बेसमेंट में ही आग जला देते हैं ताकि रोशनी कभी खत्म ना हो। यहाँ पर इन्हें एक यूवी लाइट भी मिलती है। वहीं दूसरी तरफ रुबेका की मॉम को कमरे में दिखाया जाता है
अब उन्हें एहसास हो गया था कि डायना उसके बच्चों को नुकसान पहुंचाना चाहती है। वो डायना को ऐसा करने से मना करती हैं, पर वो उसकी बात नहीं सुनना चाहती। उसकी मॉम कहती है तुम मेरे बिना कुछ भी नहीं हो, और अब वो अपने दिमाग की गोलियां खाने लगती हैं। पर तभी डायना उन पर हमला कर देती है और वो दीवार से टकराकर वहीं बेहोश हो जाती हैं। वहीं बेसमेंट में रेबेका को दिखाया जाता है, जिसे दीवार पर एक मैसेज लिखा हुआ दिखता है। यहाँ पर लिखा होता है, मैं यहाँ नीचे अंधेरे में कैद हूँ, ठीक हॉस्पिटल की तरह। और तभी यहाँ पर उसके ऊपर डायना हमला कर देती है। उसके हाथ में जो यूवी लाइट होती है उसकी रोशनी इतनी तेज नहीं होती जो डायना को नुकसान पहुँचाए, इसलिए वो उससे नहीं भागती। पर इससे पहले कि वो रेबेका को मारती तभी यहाँ पर मार्टिन आ जाता है, जिसके हाथ में इमरजेंसी लाइट होती है। और जब वो उस लाइट की रोशनी को डायना के हाथ पर डालता है तो उसका हाथ जलना शुरू हो जाता है। वो दोनों इस जगह से भागकर दूसरी जगह आ जाते हैं और अब इन दोनों को पता चल जाता है कि डायना को कैसे मारना है। उसके ऊपर उन्हें रोशनी डालनी होगी और तभी जो उन्होंने यहाँ पर आग जलाई होती है वो बुझ जाती है। बाहर रेबेका का बॉयफ्रेंड दो पुलिस वालों को यहाँ पर लेकर पहुँच जाता है। वो पुलिस वाले बेसमेंट का दरवाजा खोल देते हैं, जिस वजह से रेबेका और उसका भाई मार्टिन दोनों के दोनों ऊपर आ जाते हैं। और तभी पुलिस वालों को वो साया दिखता है, वो उस पर गोलियां चलाता है, पर डायना पर कोई असर नहीं होता। डायना उस पुलिस वालों को मार देती है। यहाँ पर जो लेडी पुलिस वाली होती है अब वो उस साय के पीछे जाने लगती है। रेबेका उसे टॉर्च देती है। वो कहती है उस पर टॉर्च को जलाना, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानती, जिसकी वजह से डायना उस पुलिस वाली को भी मार देती है। यहाँ पर रेबेका अपने बॉयफ्रेंड को कहती है कि तुम मार्टिन को लेकर बाहर चले जाओ। मार्टिन जाने से इनकार करता है। रेबेका कहती है मैं बस मॉम को लेने जा रही हूँ और अभी वापस तुम्हारे पास आ जाऊंगी। रेबेका का बॉयफ्रेंड मार्टिन को बाहर लेकर जाता है। फिर रेबेका ऊपर जाती है, तभी डायना उस पर हमला कर देती है और उससे उठाकर नीचे फेंक देती है और उससे कहती है अगर तुमने मुझे सोफे से दूर करने की कोशिश की तो मैं तुझे तेरी डैड की तरह मार दूंगी। फिर डायना उसे मारने ही वाली होती है, लेकिन यहाँ पर उसकी मॉम सोफी आ जाती है। उसके हाथ में गन होती है। वो डायना को कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था कि मेरे बच्चों से दूर रहो। रेबेका अपनी मॉम को बताती है कि मॉम डैड को इसी ने मारा था। उसकी मॉम उस पर गोलियां चलाती है, लेकिन डायना पर गोलियां का कोई भी असर नहीं होता। वो कहती है इन गोलियों का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। और तभी रेबेका की मॉम गन अपने सिर पर तान देती है। रेबेका अपनी मॉम से कहती है आप ये क्या कर रही हो। वो कहती है कि मैं तुम्हारी जान बचा रही हूँ। डायना सोफी को रोकने के लिए उसकी तरफ भागती है, क्योंकि अगर वो मर गई तो उसका वजूद भी खत्म हो जाएगा। और इससे पहले कि वो उस तक पहुंच, रेबेका की मॉम अपने आप को गोली मार देती है, जिसकी वजह से डायना भी यहाँ पर जलकर राख हो जाती है। और इस तरह से डायना जो सोफी के दिमाग से उसके अस्तित्व से जुड़ी थी उसका खात्मा हो जाता है। और अंत में हमें दिखाया जाता है कि घर के बाहर बहुत सारी पुलिस की गाड़ियां हैं। यहाँ पर रेबेका और उसका बॉयफ्रेंड और मार्टिन एक साथ बैठे हुए हैं और वो ये फैसला करते हैं कि ये तीनों एक साथ हमेशा इसी घर में रहेंगे। और यहीं से ही मूवी का एंड हो जाता है।